हेलो फ्रेंड्स, गोल्ड सीटैट आपको सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है और इस बार बस आपको लेकर ही क्लियर करना है। तो इसको तैयार कैसे करेंगे? फाइनल आपके रिविजन्स चल रहे होंगे, कुछ आप वीडियोस देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देख रहे होंगे। इसीलिए आपके लिए मैं लेकर आई हूँ गोल्ड टेस्ट सीटैट सीडीपी और इसमें प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगी, जिनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आप अपने आंसर्स को आप लास्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए आपका स्कोर कितना है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अकॉर्डिंगली आपको जो एरिया वीक लगता है उस वीक एरिया पे वर्क करिए। आपका गोल आपके बिल्कुल सामने है। अपनी शॉर्टकमिंग्स को पहचानिए और अपने स्ट्रेंथ को और मजबूत करिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 14 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो आज हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। और इसमें ऑप्शंस दिए हैं स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग और मॉडलिंग। बहुत ध्यान देंगे। स्कैफोल्डिंग से हम बच्चे को ऑफर करते हैं सपोर्ट और हेल्प, जबकि रीइंफोर्समेंट में हम किसी अच्छे काम को करने के बाद रिवॉर्ड देते हैं। कंडीशनिंग में हम स्टिमुलस या स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं और मॉडलिंग में हम किसी चीज़ को इमिटेट करके, देखकर और उसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो बच्चे को क्यूज देते हैं और हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग की। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कैफोल्डिंग। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स करेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। और इसमें ऑप्शंस दिए हैं मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट, कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन और डेफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब अगर आपको 4 की 4 स्टेजेस पता हैं, पहली स्टेज सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशंस, और इनके जो करेक्टरिस्टिक बिहेवियर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर वो आपको पता है तो जीन पियाजे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर इस स्टेज के अंदर पूछा है कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है। अब इसमें देखेंगे मेक बिलीव पे इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट ये तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में नहीं आता, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशन का जो एज और स्टेज है वो 7 to 11 ईयर्स है और बच्चा बड़ा लॉजिकली बिहेव करता है, अपने आसपास की कॉन्क्रीट चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे से उनको मैनेज कर बहुत अच्छे से उनसे चीज़ों को सीख पाता है। ऑब्जेक्ट, उनकी क्वांटिटी, उनका टाइम, इस तरह की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाता है और उसमें इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट भी नहीं होती। अब वो इस समय उसकी रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट भी होता है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। सेकंड हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग और प्रपोजिशनल थॉट, ये तो हमारा फॉर्मल ऑपरेशन का है। कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जहाँ पर बच्चा कंजर्वेशन का स्किल नहीं कर पाता था वो अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में कर पाता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है उसको देख के आप गलत ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन। जो फोर्थ है डेफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारा फीचर है फर्स्ट स्टेज का सेंसरी मोटर का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वन है कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। और इसमें ऑप्शंस दिए हैं मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, असाइनिंग रैंक टू द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एंड फोर्थ वन इज लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर। ये बहुत ही सिंपल है, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि हमारे असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ बच्चे को पास और फेल करना नहीं है, रैंक देना नहीं है और लेबल करना नहीं है, जबकि ये सोचने और समझने की कोशिश करना है कि बच्चे की किस सब्जेक्ट में, किस कॉन्सेप्ट में उसकी क्लैरिटी है और कौन से कन्फ्यूजन के एरियाज़ हैं। उनको समझेंगे तभी एज अ टीचर हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से वो समझ सकें।
तो यहाँ पर बाकी के 3 फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये गलत हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड वन है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? और इसमें ऑप्शंस हैं, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। दूसरा ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। थर्ड ऑप्शन है, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमिन्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। और फोर्थ वन है, इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। अब अगर आपको इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज ठीक से पता हैं तो ये आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोच समझ के इमीडिएट देखते ही बगैर टाइम वेस्ट किए इसको सही आंसर को टिक कर देंगे। तो इसके लिए इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, किसी और का भी देख सकते हैं, बट इंटेलिजेंस की थ्योरीज आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पेपर में हो सकता है किसी और थ्योरी से रिलेटेड इंटेलिजेंस का ही कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको थ्योरीज तो पता होनी चाहिए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नीचे से फोर्थ वन से लेते हैं, इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। सिर्फ एक सिंगल ट्रेट नहीं है, यूनिटरी फैक्टर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमिन्ड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। हम आईक्यू की बात करते हैं, 70 से नीचे है, 100 हमारी एवरेज है, और जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं उनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा है, उसको क्या उतने ही एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है? क्या कोई और चेंजेस नहीं हो सकते? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से उनको मेजर किया जा सकता है। अब इसमें भी इंटेलिजेंस एक देश के बच्चे की कैसी है और दूसरे बच्चे के देश की कैसी है, वो डिपेंड करता है किस तरीके के टेस्ट उसके यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेटली मेजर तो की जा सकती है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी यूज़ हो सकते हैं, बट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताया जा सकता कि जितनी है उतनी की उतनी ही बच्चे की इंटेलिजेंस है और वो कहीं और पे ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। पैदाइश के समय ही बच्चे का पता चल जाता है कि ये फिक्स्ड एबिलिटी है, कितना समझदार होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको पता है कि इंटेलिजेंस के लिए जीन्स और हेरिडिटी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन्स एक डिपेंड करता है कि कितना लेवल उसका परफॉर्मेंस का अच्छा हो सकता है अगर उसको सपोर्टिव अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। चलते हैं अपने फर्स्ट वन ऑप्शन के ऊपर, जो कि है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ तो हैं, बहुत सारी एबिलिटीज़ है, सिंगल ट्रेट नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी हो सकता है बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हो जो अभी तक हमारी थ्योरीज़ के अंदर हमें पता ही ना चली हों। कितने साइकोलॉजिस्ट अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हों और आने वाले कुछ सालों में हमें उन कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ के बारे में कुछ कुछ नया पता चले। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि इट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ और मल्टी डायमेंशनल भी है। तो यही ऑप्शन जो है इन चारों में से बेस्ट और अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आप फर्स्ट वन को टिक करेंगे। पर मेरी ये एडवाइस है कि इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज़ को, चाहे वो सिंगल फैक्टर थ्योरी हो, चाहे स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी हो, आपकी कोई और हो, गिलफोर्ड की थ्योरी हो, थ्रस्टॉन की थ्योरी हो, तो ये सारी थ्योरीज प्लीज़ अपने पेपर से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाना। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और इसमें ऑप्शन है ईगोसेंट्रिक थिंकर, क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर या रिजिड थिंकर। अब ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस और ओरिजिनल सॉल्यूशंस। मल्टीपल सॉल्यूशंस जब हम किसी भी प्रॉब्लम के सोचते हैं जो कि बड़े डिफरेंट होते हैं, बड़े ओरिजिनल होते हैं, तो वो किसकी पहचान होते हैं? वो होते हैं क्रिएटिव थिंकर की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है क्रिएटिव थिंकर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हम देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो और आप उस प्रॉब्लम को भले अलग अलग नज़रिए से देखते हो, फिर पॉसिबल सॉल्यूशन सोचते हो और वो पॉसिबल सॉल्यूशंस दूसरों के पॉसिबल सॉल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं,
तो ये आपकी क्रिएटिविटी की पहचान है कि आप कितने क्रिएटिव थिंकर हो। तो यहाँ पर आपको वही देखना है। इसका करेक्ट आंसर है क्रिएटिव थिंकर, जो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन सोचता है और वो सारे के सारे जो सॉल्यूशंस है बड़े यूनिक और डिफरेंट होते हैं, बड़े न्यू होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। अब 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ऑप्शंस हैं मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन, दूसरा है द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, थर्ड है अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, और फोर्थ वन है अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है तो राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात हो सकती होगी, हो सकता होगा बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात हो। तो अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, और जिन्होंने पढ़ा है उनको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हर किसी बच्चे को मेन स्ट्रीमिंग में, जहाँ पर नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पर उनको इंक्लूड करके उनको पढ़ने का मौका देना, अच्छी टीचिंग प्रैक्टिसेस के वहाँ पर यूज़ करना, उनको टीचिंग रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना, ये सब एक स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल के अंदर आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बात की जाती है मेन स्ट्रीमिंग की, जहाँ पर बच्चे इंक्लूसिव स्कूल के अंदर उनको हमें मेन स्ट्रीम करना होता है, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने होते हैं और उनके साथ अच्छी टीचिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। आपको हो सकता है लगे कि राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव करेक्ट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं राइट टू एजुकेशन से। तो एक राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, पर उससे भी बेटर ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो हमें तो ये देखना है इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो उस बेस्ट में जो मोस्ट एप्लीकेबल है वो हमारा फर्स्ट वन है, क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वन में लिखा हुआ है और वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो वही हमारा करेक्ट आंसर है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। In a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। अब इसमें ऑप्शंस हैं reflect on her own teaching and find ways to improve students' involvement, और सेकंड ऑप्शन है ask the children to withdraw from school, और थर्ड ऑप्शन है accept this situation as it is, and फोर्थ ऑप्शन is lower her expectations from such students। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में और वो भी सीटेट में क्यों पूछे जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आप उस तरीके की टीचर ना बने इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद, जो बच्चों को सिचुएशन को सिर्फ एक्सेप्ट ही कर ले कि ये तो बच्चा ऐसे ही है, ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, अपने एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर दे। तो उस तरीके की चीज़ें हमें आने वाली टीचर्स में नहीं चाहिए, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट पूरा नहीं करता और एक डिप्राइव्ड ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आप ऐसे टीचर क्या करेंगे, कैसे उसकी हेल्प करेंगे? आप अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को देखेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे और सोचेंगे कि इसमें मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस और पहले से थोड़ी सी बेटर हो। सिचुएशंस को इस तरह से नहीं सोचेंगे डिप्राइव्ड ग्रुप का है तो ये तो बच्चा ऐसा ही परफॉर्म करेगा। इस तरह के आंसर्स अगर आपके होंगे तो टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए एक ठीक प्रोफेशन नहीं है, आपको किसी और प्रोफेशन में सोचना चाहिए। बट अगर आप टीचिंग में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको हर बच्चे की परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि मेरा ये बच्चा क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं, पर पहले मैं अपनी कमियों को देखूं और अगर मैं कुछ सुधार कर सकती हूं और उससे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो मुझे वो कोशिश ज़रूर करनी है। हमें इस तरह की टीचर्स चाहिए, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को सीटेट के पेपर में जनरली पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ताकि आप क्या सोचते हैं एज अ टीचर उसका पता चले। तो अगर आपकी सोच बिल्कुल ठीक है
तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर आपकी सोच ज़रा सी भी, आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपका ठीक नहीं है और आपको पता नहीं है कि एज ए टीचर आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो आपको ज़रूरत है इस तरह के केसेस में बच्चे को हेल्प करने के लिए पहचानने की कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आप उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं और बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम टीचर को क्या करना चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान से रिलेटेड। और इसमें ऑप्शंस हैं, शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, और सेकंड है शुड नॉट प्रिपेयर। किसके बारे में बात हो रही है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स के, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम IEP भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कभी प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, चलता है। और फोर्थ है शुड एक्टिवली प्रिपेयर। अब इंक्लूसिव क्लासरूम अगर है और वहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं और मेन स्ट्रीम भी किया जा रहा है और बच्चों को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टीचर वेल प्रिपेयर्ड क्लास के अंदर एंटर करे और उसके पास जो हो वो IEP अपने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स रेडी हों। तो उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? शुड एक्टिवली प्रिपेयर। तो फोर्थ वन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। अब प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स और किसके पूछे गए हैं? डिसलेक्सिक बच्चों के। और इसमें ऑप्शंस दिए हैं, एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, और फोर्थ है इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। अब डिसलेक्सिक बच्चे की बात करें तो उसको पढ़ने में, लिखने में या कैलकुलेशंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो यहाँ पर किस चीज़ में है? वो है फोर्थ ऑप्शन, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। उससे पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है बच्चे के अंदर, फ्लुएंसी इन रीडिंग होती है, ये गलत है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते डिसलेक्सिक बच्चे में, तो हम उसको भी टिक नहीं करेंगे। और जो फर्स्ट वन है एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस, वो इसका नहीं है, वो ऑटिस्टिक बच्चों का है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो डिसलेक्सिक बच्चों का पूछा गया है और वो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स कौन सा है? फोर्थ वन ऑप्शन करेक्ट है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर, और इसमें ऑप्शंस हैं, नॉट रिलेटेड टू, कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, इंडिपेंडेंट ऑफ और इंटरवोवन विद। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वन, इंटरवोवन विद। इमोशंस और कॉग्निशंस दोनों हमारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसा हम फील करते हैं हम वैसा ही सोचते हैं, या हम जैसा सोच रहे होते हैं हम वैसा फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपस में इंटरवोवन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, और इसमें ऑप्शंस हैं, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, या एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। अब कौन सी अप्रोच की बात हो रही है, कौन से फ्रेमवर्क की बात हो रही है? वो हो रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, और उसमें लर्निंग मेनली फोकस होती है मीनिंग मेकिंग पर। रोट मेमोराइजेशन पर हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो रोट मेमोराइजेशन से नहीं होती। हम सिर्फ रीइंफोर्समेंट पे भी सेंटर्ड नहीं रहेंगे, इसी तरह हम कंडीशनिंग को भी सेंटर्ड नहीं करेंगे और उसके थ्रू ही लर्निंग करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी लर्निंग ऐसे होनी चाहिए कि जो बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो, इसीलिए उसी तरह की अप्रोच को हम क्लासरूम्स के अंदर फॉलो करेंगे। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। उन्हें बच्चों की जो बनाई हुई नेव थ्योरीज हैं, जो अपनी सोच विचार के अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी थ्योरीज बना देते हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, और सेकेंड, शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर। थर्ड है, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, और फोर्थ है, शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रेपिटेटिव मेमोराइजेशन। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फोर्थ ऑप्शन को ये देखकर शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वंस। तो इतने तक तो ठीक है, बट आगे क्या है? थ्रू रेपिटेटिव मेमोराइजेशन। हमें बच्चों को रेपिटेटिव मेमोराइजेशन नहीं करवाना,
हमें बच्चों को क्या करवाना है, हमें बच्चों के सामने इंफॉर्मेशन को विद एविडेंस उनके सामने विद एग्जाम्पल्स उनको दिखाना है और समझाना है, ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनकी जो पहले बनी हुई थ्योरीज हैं, जो उनके अपने सोच विचार हैं, उनको चैलेंज किया जा सके और वो करेक्ट चीज़ को करेक्ट वे के अंदर ठीक से एक्सेप्ट कर पाए। और वो तभी होगा जब हम उनके एविडेंस और एग्जाम्पल्स के साथ उनकी लर्निंग करवाएंगे। तो हमें रेपिटेटिव मेमोराइजेशन को इसमें से हिस्सा वो गलत है। अगर सिर्फ यहाँ तक दिया होता कि शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन तो फिर भी ठीक था। तो यहाँ पर ये फोर्थ वन गलत हो जाएगा और फर्स्ट वन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होती हैं कई बार उसका जो पहला हिस्सा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, या जो आखिरी हिस्सा होता है बिल्कुल ठीक होता है, पर जो एक और पार्ट होता है वो करेक्ट नहीं होता। तो जब भी आप सेंटेंस को पढ़ें, पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें, तो बड़े ध्यान से पढ़िए और उसके बाद टिक करिए। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स, और इसमें ऑप्शंस हैं लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, दूसरा है एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, और थर्ड वन है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, और फोर्थ वन है रोट मेमोराइजेशन। अब चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, जहाँ पर बच्चा सेंटर्ड है, उसकी जो लर्निंग है सारी की सारी उससे रिलेटेड है। अब जो इतनी ज़्यादा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी, वहाँ पर हम बच्चों को लेबल नहीं करेंगे, सिर्फ बच्चों को टेक्स्ट बुक के ऊपर ही नहीं रखेंगे, बच्चे को सिर्फ चीज़ों को रटवाते नहीं रहेंगे, हम बच्चे के एक्सपीरियंसेस पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे। तो हम बच्चों को जब चीज़ों को सिखाएंगे तो मौका देंगे कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद डिस्कवर करे, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हों और उसकी जो लर्निंग है वो बड़ी मीनिंगफुल लर्निंग हो। तो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में इसी तरह से मिलते जुलते वर्ड्स आते हैं। अगर ये ना दिए हों तो इनसे मिलते जुलते ऑप्शंस दिए होंगे, आप उनको याद रखेंगे और उसी को आप करेक्ट मानेंगे। लेबलिंग और कैटेगराइजेशन बिल्कुल गलत है, और बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर रखना और रट्टे मरवाते रहना वो भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप करना और बच्चों की लर्निंग जो हो वो मीनिंगफुल हो, वो कब हो सकती है, जब हम बच्चों के अपने एक्सपीरियंसेस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। आप देखेंगे इस अप्रोच से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और ये पर्सपेक्टिव, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, और सेकंड ऑप्शन है लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, थर्ड है लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, और फोर्थ है लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो लर्नर है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, और कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होके, अपनी चीज़ों को डिस्कवर करके, एक्टिव लर्नर का रोल प्ले करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, और हर बार इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको ये अच्छे से तैयार करके जाना है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है 1 नंबर का, वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं, फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज rather than conceptual understanding, या is an effective way to encourage conceptual change, या lead to confusion in the minds of students, और fourth one causes gaps in their understanding of concepts। जब हम बच्चे को एग्जाम्पल्स देते हैं और बताते हैं कि ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है और ये इस चीज़ का एग्जाम्पल नहीं है, तो उससे बच्चे की नॉलेज एनहांस होती है या बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, किस तरीके की नॉलेज होती है और वो क्या प्रमोट करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। अब बच्चे को इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, बच्चे को उल्टा क्लैरिटी मिलती है
कि क्या चीज़ इसकी एग्जाम्पल है और क्या चीज़ एग्जाम्पल नहीं है। जैसे हमने ले ली, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस बताए। हमने बताया सॉलिड की एक सॉलिड शेप होती है और इस तरह से लिक्विड की जो शेप होती है वो किसी भी उसके जो उसमें हम बॉटल या जो भी ग्लास या जो भी कंटेनर है वो उसकी शेप ले लेता है। तो अगर हम इस तरह के एग्जाम्पल्स लेकर बच्चे को समझाते हैं और बच्चे को पता चलता है कि कौन सी उसकी एग्जाम्पल है और कौन सी उसकी एग्जाम्पल नहीं है, तो इससे उसकी जो नॉलेज होती है एनहांस होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स बेटर होते हैं, उसको अच्छे से समझ में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है, इज़ एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि डिस्कशन पार्ट पे आज मैं ले रही हूँ, और वो है रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। अब ये क्या चीज़ बताती है, इससे होता क्या है और इसमें ऑप्शंस क्या हैं। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजेस एक्सट्रियांसिक मोटिवेशन। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस इंट्रियांसिक मोटिवेशन। और फोर्थ ऑप्शन है वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स। अब ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंट्रियांसिक मोटिवेशन क्या है और एक्सट्रियांसिक मोटिवेशन क्या है, और तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इंट्रियांसिक मोटिवेशन तब होता है जब हम किसी चीज़ पे मास्टरी पर फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स पर वो हम उसके लिए खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, हमारी खुद उस काम को करने की और सीखने की इच्छा होती है। और एक्सट्रियांसिक मोटिवेशन क्या होता है, जब हम सीखना चाहते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं क्योंकि हमें कोई किसी भी तरीके का रिवॉर्ड चाहिए। अब यहाँ पर पूछा क्या क्या है कि बच्चे रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। अब आइदर टू गेन रिवॉर्ड और टू अवॉइड पनिशमेंट, इससे होगा क्या, इससे क्या होता है, बच्चों की जो नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो हमें बच्चों को सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं रखना कि वो रिवॉर्ड देंगे तभी उनकी लर्निंग होगी और बार बार मोटिवेट करेंगे, नहीं। हमें कोशिश करनी है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, बच्चों को क्यूरियस बनाने हैं ताकि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करें। अगर वो लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो जो भी चीज़ सीखेंगे उसको ज़्यादा देर तक रिटेन करेंगे, और जो भी चीज़ को वो सीखेंगे और रिटेन करेंगे तो उसे ज़्यादा देर तक लाइफ के अंदर अप्लाई भी करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ उन्होंने सिर्फ रिवॉर्ड के लिए सीखी होगी या पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए सीखी होगी, आप अपनी भी कोई एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होती। जितनी जल्दी आप सीखते हैं आप उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। तो अगर आप ये सीटेट के क्वेश्चंस को भी अगर सोच समझ के कर रहे हैं, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आने वाले सालों में जब आप अच्छे स्कूलों में आपको जॉब्स मिलेगी तो आप इन सारे प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे कि कैसे इनको क्लासरूम्स में अप्लाई करना है। पर अगर आप सिर्फ अभी नंबर लेने के लिए 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, नंबर की रेस तो है, पर अगर सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो जितने अच्छे से समझ रहे हैं 2 दिन बाद उतनी ही जल्दी उसको भूल भी जाएंगे। तो समझना और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टीचिंग का शौक़ होना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के साथ क्या क्लास में करना है इसके लिए आपको थोड़ा सा क्यूरियस होना, थोड़ा इंटरेस्टेड होना, थोड़ा आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बच्चों को सिर्फ हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर एक खिलौना बनाकर नहीं रखना, उनकी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाना है, उन्हें चीज़ों को समझाना है और उनके अंदर एक नेचुरल क्यूरोसिटी को डेवलप करना है ताकि लाइफ लॉन्ग उनकी जो लर्निंग है वो उनके लिए मीनिंगफुल हो।